साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता है कि आपके डीबीटी जेआरएफ की आंसर की रिलीज़ कर दी गई है और उसका क्वेश्चन पेपर डिस्कशन भी मेरे तरफ से कर दिया गया है और काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने वहाँ पे क्वेश्चंस को आपको समझा दिया। जो भी आपने भी वीडियो देख लिया होगा, तो आपकी तरफ से भी जो भी गलतियाँ हुई होंगी, आपने उनको एनालिसिस कर लिया होगा। अब यहाँ पे जो बच्चों की सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि सर इसका कट ऑफ क्या होगा? जैसा कि मैंने पहले ही बोल के रखा था कि पर्टिकुलर इस चैनल को अगर आप फॉलो करते हैं, अगर आप इसका इतिहास देखेंगे, तो हम कभी भी हवा में बात नहीं करते हैं। कोई एक पॉइंट पर और चीज़ों को एनालिसिस करते हुए ही हम वहाँ पे अपनी बात को रखते हैं और यही चीज़ मैं आपको सिखाने का भी प्रयास करता हूँ कि हड़बड़ाहट में कोई भी बात ना बोलनी चाहिए और ना कोई भी डिसीज़न लेना चाहिए। ये जीवन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थंब रूल होता है। तो उसी के क्रम में जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके जो डीबीटी जेआरएफ का जो कट ऑफ होगा, वो सबसे पहले मुझे भी तो देखना पड़ेगा कि वो पेपर कैसा था और टू बी ऑनेस्ट कितने क्वेश्चन्स वहाँ पे करने वाले थे और क्या आपके मतलब कितने डिफ़िकल्टी लेवल जो थी वो इस एग्ज़ाम्स की थी। तो बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स होते हैं और बहुत ही शॉर्ट में इस वीडियो को कवर करेंगे। थोड़ा-सा इसके ए लिटिल बिट आपको पूरी डिटेल्स भी दी जाएगी और फिर मैं उसमें कट ऑफ के पॉइंट पर आऊँगा और मैं उसको बताऊँगा कि मुझे ऐसा क्यों लगता है। तो सबसे पहली बात अगर मैं डिफ़िकल्टी लेवल की बात करता हूँ, जो कि मैं बहुत ही शॉर्ट में आपको कवर कर देता हूँ कि जो इस बार का मुझे पेपर लगा, पार्ट बी जो था वो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा डीबीटी अपना सेट करता है वैसा ही सेट किया था। हालाँकि क्वेश्चंस जो थे वो लगभग वन लाइनर ही थे, लेकिन उन्होंने काफ़ी कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को उठाया या कह सकते हैं न्यूमेरि मतलब ऐसी चीज़ों को उठाया कि जो मतलब थोड़ा-सा आपको मतलब उसमें ब्रेन लगाना था। तो पार्ट बी जो था वो डिसेंट था। पार्ट ए जो था वो अभी तक का मुझे लगता है कि सबसे अनयूजुअल पार्ट ए इन्होंने यहाँ पे दिया था, जहाँ पे काफ़ी क्वेश्चंस जो थे वो रीज़निंग के आ गए थे, ठीक है? बट फिर भी काफ़ी लोगों का ऐसा कहना होता है कि जो आपका पार्ट ए है वही आपका डिसाइडिंग होगा। मैं अभी भी इस बात पे टिका हुआ हूँ कि पार्ट ए आपके लिए उतना मायने नहीं रखता है अगर आपने पार्ट बी बहुत अच्छे से किया है, क्योंकि मैंने बहुत बच्चों के जो क्वेरीज मैंने देखी और जो मैंने उनसे बातें किया, बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जहाँ पे उन्होंने अपने पार्ट बी में ही 6-7 क्वेश्चंस जो हैं वो गलत कर दिए। तो अगर आप अपने पार्ट बी में 6-7 क्वेश्चन नेगेटिव कर देते हैं, तो थोड़ा आपके लिए दिक्कत वाली चीज़ें हो जाती है। तो मैं मोटा-मोटा कहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरे भी अगर चैनल को आपने फॉलो किया होगा, तो मोर दैन 75 क्वेश्चंस जो थे सेक्शन बी के मेरे पढ़ाए हुए थे, जो डिट्टो या उसी के आस-पास या जो भी मैंने इम्पोर्टेंट टिक कराया था, उसी के आस-पास आपके क्वेश्चन्स पूछे गए थे। तो मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर आपने टू बी ऑनेस्ट अच्छे से पढ़ाई किया होगा, तो 50 क्वेश्चन करने में आपको कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे इस बात को लेके चलता हूँ कि बाहर खड़े होकर पेपर की एनालिसिस करना बाद में और वहाँ पे पेपर को देते समय जो आप फ़ील करते हैं, जो नर्वसनेस होती है, जो एरर चांसेस होते हैं, वो हो सकती हैं। दैट्स व्हाई मैं इसको एज़ अ सेफ साइड लेके चलता हूँ कि 2 क्वेश्चन्स का मैं रखता हूँ कि हाँ भाई, किसी को लगा होगा कि ये मेरा सही होगा, बट एट द एंड वो आपका नेगेटिव हो सकता है। बट फिर भी 48 क्वेश्चन जो थे वो आराम से यहाँ पे करने वाले थे। और पार्ट ए में जैसा कि मैं बार-बार बोलता हूँ कि आपको इसके लिए कोई बहुत विशेष तैयारी नहीं करनी है। आपको उतने क्वेश्चन दिए जाते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके के केमिस्ट्री, बायोलॉजी, रीजनिंग कुछ भी मिला के आपको 15 से 20 क्वेश्चन दिए जाएँगे, चाहे वो कितना भी एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट सेट कर लें, आपको उतने क्वेश्चन दिए जाते हैं कि आप एक डिसेंट या एवरेज स्टूडेंट जो है वो उस क्वेश्चन को कर सके। तो पार्ट ए जो मुझे लगता है कि यहाँ पे केवल 20 से 22 क्वेश्चन जो है वो आप टेक्निकली अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अगर आपने कभी बहुत अच्छे से तैयारी किया है, आपका शार्प माइंड है या कुछ आपके एक्सेप्शन केस है, तो मैं उनकी ज़िम्मेदारी नहीं लेता हूँ। बट फिर भी एक एवरेज स्टूडेंट यहाँ पे 20 से 22 क्वेश्चन डीबीटी ने दिए थे कि जो आप कर सकते थे। अगर पार्ट ए में कोई स्टूडेंट ने 15-16 क्वेश्चन भी सही-सही अटेम्प्ट किया है, तो भी मैं उसको शाबाशी ही दूँगा कि यहाँ पे कम सही करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बशर्ते नेगेटिव ना कर देना, ठीक है? तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ओवरऑल पेपर का सिनेरियो था, वो लगभग 200 नंबर का जो पेपर था, वो ऐसा सेट किया गया था कि आप आसानी के साथ उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके मार्क्स 200 नंबर से कम आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने अपने लेवल पे कहीं न कहीं एरर किया है। या तो आप तैयारी के समय देर से जागे हैं और या तो जो भी आपका एक्स वाई जेड रीज़न रहा होगा, मतलब मैं उसमें डीबीटी को मैं दोषी नहीं ठहराऊँगा, ठीक है? तो 200 नंबर का जो पेपर था वो करने वाला था, किसी भी संदर्भ में, चाहे आप कैसे भी बैकग्राउंड से हैं, किसी भी तरीके से आपने पढ़ाई की, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को जॉइन किया, 200 नंबर का पेपर जो था, वो इसमें बनता था, पहली पॉइंट। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैं बहुत ही शॉर्ट में कवर करूँगा। सबसे पहले कि बच्चों में कन्फ्यूज़न होती है कि डीबीटी कितने फेलोशिप प्रोवाइड करता है, तो मैं इसका साक्ष्य दे देता हूँ कि डीबीटी जेआरएफ जो होता है, ऑफ़िशियली जो आप इनकी वेबसाइट पे जाएँगे, वहाँ पे इन्होंने 500 फेलोज़ को बोल के रखा है कि हम उनको कैटेगरी 1 में चूज़ करते हैं। सबसे पहले आप चूँकि इंटरेस्टेड हैं, आप डीबीटी जेआरएफ लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हर साल कितने स्टूडेंट्स क्वालीफाई करते हैं। हालाँकि बहुत शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि 2019 से
पहले क्या होता था कि यहाँ पे अगर आप इस चार्ट को भी देखेंगे तो यहाँ पे केवल इनके पास 275 फेलोशिप होती थी और प्लस माइनस थोड़ा बहुत चलता है, वो भी फंडिंग पे डिपेंड करता है। कभी वो 10-20 बच्चे ज्यादा क्वालिफाई करा देते हैं, कभी-कभी 10-5 बच्चे कम क्वालिफाई करा देते हैं, वो उनका अपना राइट है। बट 2020 से इंक्रीज हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 477 को यहाँ जेआरएफ दिया, 2021 में 455 लोगों को जेआरएफ दिया है और 2022 की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे 434 स्टूडेंट जो है वो आपके कैटेगरी 1 में किए हैं। और इसी तरीके से जब आप 2023 में देखेंगे तो वहां भी 450 के करीब जो स्टूडेंट्स हैं वो आपके कैटेगरी 1 में क्वालिफाई किए। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि कितने अवार्ड आपको फेलोशिप में मिलते हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में डीबीटी में ये बातें नहीं मेंशन है, तो बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि वो फिर मतलब कैलकुलेट करते हैं या सोचते भी हैं कि पता नहीं 400 सीटें हैं कि 450 सीटें हैं, तो कम से कम ऑफिशियली उनकी वेबसाइट पे ये चीज मेंशन करके रखा गया है कि भैया हम 500 फेलोशिप देने के लिए मतलब बाध्य है। और उसके अलावा हालांकि ये 500 पूरा कभी नहीं देते हैं, थोड़ा कम ही करके देते हैं। तो जो भी चीजें हैं वो यहाँ पे मैंने आपको मेंशन कर दिया। अब मैं बात करता हूँ कट ऑफ की, तो कट ऑफ को जो कि मैंने बार बार बोला है, कभी भी किसी एग्जाम को उसके कट ऑफ से जज नहीं करना चाहिए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले ही आपने सोच के रखा है कि भैया इसकी कट ऑफ तो 250 के ऊपर जाने वाली है। ऐसा नहीं है, ये सारी चीजें फ्लक्चुएट करती हैं, पेपर पे डिपेंड करता है। बट हाँ, जब भी डीबीटी अपना पेपर बनाता है 300 नंबर का ये पेपर कराते हैं, जिसमें से 200 नंबर का पेपर चाहे आप किसी भी साल का उठा लेंगे करने वाला रहता है। ठीक है, तो ये मेरा ऐसा मानना है। इसके बाद ये जो आपकी कट ऑफ लगी हुई है, ये आपकी लास्ट ईयर की कट ऑफ है जो कि 2023 की है। 2023 में इनकी कट ऑफ जो है वो काफी इंक्रीज गई थी, 221 जो थी वो जनरल की कट ऑफ थी। हालांकि जो पेपर था वो मैं कहूंगा कि काफी हल्का आ गया था, मतलब बहुत हल्का नहीं कहेंगे बट फिर भी बहुत मतलब श्योर शॉर्टेड क्वेश्चंस इन्होंने ज्यादा पूछ लिए थे, दैट्स वाई यहाँ पे कट ऑफ इंक्रीज गई थी। और मैंने इस पेपर में भी कट ऑफ का जो प्रिडिक्शन मैंने किया था वो लगभग 215 के आसपास किया था। बट अनफॉर्चुनेटली इनकी 5-6 नंबर का फर्क रहा और कट ऑफ जो थी वो आपकी 221 गई। इसके बाद जो इसकी लास्ट ईयर की कट ऑफ जो कि 2022 की कट ऑफ थी, जो कि मेरी एकदम डिट्टो प्रिडिक्टेड हुए कट ऑफ थी, जो कि मैंने 186 बोला था और 186 यहाँ पे कट ऑफ गई थी। ये आपकी 2022 की हो गई। 2021 में जो कट ऑफ है वो आपकी 194 है। और इसके अलावा जो आपकी कट ऑफ 2020 में थी जो कि 236, जो कि ये बहुत ही अनयूजुअल थी, उसका एक अपना रीजन था, क्योंकि पेपर सबसे जो हल्का पेपर अगर आप कभी डीबीटी में, जो कि आपने मेरे साथ पीवाईक्यू सॉल्व भी किया होगा, तो सबसे हल्का पेपर अगर आप कभी सेट करेंगे तो आपको रखेंगे उसमें 2020 को आप सबसे अव्वल नंबर पे रखेंगे। दैट्स वाई यहाँ पे कट ऑफ इंक्रीज हुई। और कोविड के बाद पहला एग्जाम जो था वो आपका डीबीटी जेआरएफ ही कंडक्ट हुआ था, बच्चे एक्यूमुलेट कर गए थे, इसी वजह से यहाँ पे कट ऑफ इंक्रीज हुई थी। तो कहने का मतलब है कोई एक टेम्पलेट नहीं होता है कि 236 चली गई तो जीवन भर 236 ही जाएगी। जब आपका लास्ट ईयर का भी कट ऑफ था तो भी मैंने बोला था कि 236 तो नहीं जाएगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे बोल रहे थे कि सर 240 के आसपास जाएगी, मैंने बोला था उतना नहीं जाएगा बेटा, 215 से 220 के आसपास रह सकता है। ठीक है। इसी तरीके से आपकी जो कट ऑफ थी ये आपकी 2019 की कट ऑफ थी, जहां पे अनरिजर्व्ड की 180 बन गई थी। अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि सर इस बार की कट ऑफ क्या होगी, पॉइंट में ये बताइए। तो मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूं बेटा कि मुझे जो पेपर को एनालिसिस करके लग रहा है और जो मुझे चीजें समझ में आई है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कट ऑफ जो है वो आपकी डिक्लाइन करेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सेक्शन इन्होंने ऐसा सेट किया है जो सभी के बस के बात नहीं थी, और पार्ट बी भी इन्होंने ऐसा सेट किया था जहां पे बच्चों ने एरर किए हैं। ठीक है। इसके अनुसार जो मुझे लगता है कि जो आपकी कट ऑफ यहाँ पे बनने वाली है, अगर मैं अनरिजर्व की बात करता हूं तो मैं इसको एज अ सेफ साइड लेके चलूंगा कि 185 से लेके 190 तक आपकी जो है वो अनरिजर्व्ड की कट ऑफ हो सकती है। ये बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि 200 के नीचे जो है वो आपकी कट ऑफ सिमट सकती है, बट फिर भी मैं आपको एक मार्जिन जरूर दूंगा कि अगर आपकी कट ऑफ, आपके नंबर जो है वो आपके 185 से 190 तक आ रहे हैं तो आप थोड़ा सा उम्मीद रख सकते हैं। ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल इस पेपर में अगर जिसके 200 के ऊपर नंबर आ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली उनको जेआरएफ मिलना चाहिए। हालांकि अब 0.1% में कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं लूंगा, बट फिर भी मैं कहूंगा कि 200 के ऊपर अगर आपके नंबर हैं तो आपको डेफिनेटली जेआरएफ मिलना चाहिए। जिस हिसाब से इस बार का पेपर है और लोगों का फीडबैक है जो मैंने ऑब्जर्व किया है, बट फिर भी मैं 185 और 190 बोलूंगा। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है मेरे हिसाब से 175 तक जा सकती है। ओबीसी की कट ऑफ जो है वो 170 तक आ सकती है।
हो सकता है कि दोनों आस-पास ही रह जाएँ, बट फिर भी 175 और 170 और एससी-एसटी और इन लोग की जो कट ऑफ है, आपकी डिफरेंशियली एबल्ड की जो कट ऑफ है, ये आपके 150 मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं, तो आप सेफ साइड हैं। तो ये मेरा अपना ओपिनियन है, ये मेरी अपनी चीज़ें हैं कि आपका 185 से 190 हो सकता है और मैं काफ़ी हद तक श्योर हूँ कि इसी के आस-पास होना चाहिए और जिन बच्चों की नंबर 200 के आस-पास आ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनका इस बार जेआरएफ हो जाना चाहिए अनटिल अनलेस कोई बहुत मतलब किस्मत ना खराब हो तो एक अलग बात है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको एक कट ऑफ का प्रेडिक्शन मैंने अपने लेवल पे दे दिया है। बाकी मैं आपसे ये भी कहूँगा कि ऐसा मैंने इसलिए भी आपको बताना उचित समझा है कि आप अपने नेक्स्ट जेआरएफ के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन भी कर सकें, ठीक है? क्योंकि जो हुआ सो हुआ, ठीक है? लगभग डीबीटी के आस-पास का पैटर्न आपका आईसीएमआर जेआरएफ का होता है और आपका सीएसआईआर का भी मान के चलिए 5, 6, 10 दिन में आपकी नोटिस आ जाएगी, तो आप एक अच्छे ट्रैक पे हैं। अगर आपके डीबीटी में 140 से 150 नंबर तक आप ला रहे हैं, 130 से 150 नंबर तक, तो आप एक अच्छे ट्रैक पे हैं। अपनी कंसिस्टेंसी को बनाए रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। मेरा ऐसा सजेशन है। काफ़ी क्वेश्चन्स हमने यहाँ पे किए हैं, बाकी सारी कट ऑफ में आप प्लस माइनस 5 मान लीजिएगा कि थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे भी हो सकता है। बाकी इसलिए बताना ज़रूरी है ताकि आप अपने मतलब डायलेमा में ना रहिए और आप अपने अगले आने वाले जेआरएफ की तैयारी शुरू कर दीजिए और उसकी तैयारी हमने भी स्टार्ट कर दिया है। आप हमारे जॉइन मेंबरशिप को जॉइन कर सकते हैं जिसमें आप मेंबरशिप लेंगे तब आपको हमारे वीडियोज़ जो होंगे वो आपको एक्सेस होंगे। जैसा कि आप ये पर्क्स के सेक्शन में जाएँगे, जब आप जाएँगे तो आपको इस तरीके से वीडियो मिल जाएँगे जहाँ पे हमने डीबीटी जेआरएफ के क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस किए हैं और यहीं से जो आपकी कड़ी है वो आपकी स्टार्ट हो जाती है। आपकी कह सकते हैं कि मैंने स्टार्ट कर दिया है कि जब मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए हैं, तो वहीं पर मैंने जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम में आ सकते हैं क्वेश्चन मैंने वहाँ से डिस्कस भी कर दिया है और जितने टॉपिक्स कवर हैं, वो ऑलरेडी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और बहुत सारे क्वेश्चन्स हमने डीबीटी में लाके दिए हैं। आईसीएमआर में भी हमारे बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि जो हुआ सो हुआ, अभी वापस से लग जाइए, ठीक है? मेंबरशिप लेकर पढ़ाई करिए, काफ़ी शानदार कंटेंट है, काफ़ी अच्छे सपोर्ट आपको दिया जाएगा, अच्छे से गाइडेंस किया जाएगा, ठीक है? तो अपनी पढ़ाई में लग जाइए बिना कोई समय नष्ट किए हुए। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक मैं आपको समझाने में सक्षम रहा हूँगा। बाकी ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें अगर आपको अच्छी लगी होंगी, तो आप इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।